अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे वेडनेसडे और डेट है आज द लास्ट डे ऑफ द मंथ 30th ऑफ सितंबर। इस साल का थर्ड क्वार्टर का आज आखिरी दिन है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि जितनी भी हमारे पास लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की क्लोजिंग्स होती हैं उनकी टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आज हमारे पास डबल क्लोजिंग होगी। आज थर्ड क्वार्टर एंड हो रहा है और आज सितंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, तो क्वार्टरली बेसिस पे इसकी क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है और मंथली बेसिस पे आज की क्लोजिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा जो हम खबरें और हालात व वाक़यात के हवाले से मार्केट की मूवमेंट को जो चेक कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू आजकल हमें दिखाई दे रहा है वो अमेरिका में होने वाले इंतखाबात हैं, जिसमें अब महज 33 डेज रह गए हैं। कल बड़ी हॉट और कियोटिक एक डिबेट हुई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान, और बड़ी गर्मा गर्मी हमने देखी। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग यानी अमेरिका में 29 ऑफ सितंबर चल रहा था, जहां पर डिबेट हुई। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है अमेरिका की इकॉनमी का, अमेरिका की कंट्री का, अमेरिका की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, कि डिबेट का जो सिस्टम है ये बड़ा ज़बरदस्त है और पूरी दुनिया में इसको सराहा जाता है और बहुत सारे ममालिक इसको फॉलो भी करते हैं कि जनाब टू पार्टी सिस्टम के तहत जो कंटेंडर्स हैं, जो नॉमिनीज़ हैं, वो आपस में खड़े होते हैं और वो अखबारी नुमाइंदों के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनका बाकायदा डिबेट किया जाता है कि उनके पास जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं या जो उनके मंशूर में लिखा हुआ है वो अपने मैनिफेस्टो को किस तरीके से काबिले अमल बनाएंगे। जिस तरीके से आज से 4 साल पहले भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मंशूर में 2 पॉइंट एजेंडा को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या ड्रग ट्रैफिकिंग होती है या ह्यूमन स्मगलिंग होती है मैक्सिको बॉर्डर के ज़रिए, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान हम दीवार खड़ी कर देंगे। और इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने नाराज़गी का भी इजहार किया था, क्योंकि मैक्सिको के आने वाले जो लेबर तबका है, जो फार्मर्स हैं, वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और इस हवाले से पिछले 4 साल पहले ये बात ज़रूर हुई थी कि अमेरिका में लेबर मार्केट क्रंच क्रिएट हो जाएगा और छोटा काम करने वाले लोग वहाँ पर नहीं होंगे, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हुई और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई गई। और इस पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस में आवाज़ उठाई थी कि जनाब ये दीवार उठाने में, जिनका तकरीबन कई हज़ार किलोमीटर का इनका जो बॉर्डर लाइन है अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान, वो दीवार कैसे उठाई जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जो मैनिफेस्टो में और अपनी डिबेट में ये कहते थे कि ये दीवार भी हम मैक्सिको से पैसे लेकर बनवाएंगे, कि उनकी हम इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में उनके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, वीज़ा पॉलिसी के तहत वीज़ा के ऊपर ज़्यादा चार्जेस लगाएंगे। तो बहरहाल काफ़ी हद तक उन्होंने दीवार उठाई, लेकिन इसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने आवाज़ें उठाई और लोग काफ़ी नाला थे। और दूसरी बात उन्होंने जो कही अपने पिछले मंशूर में कि जनाब हम मुसलमानों का आना बंद कर देंगे और इमिग्रेशन लॉ को बहुत ज़्यादा सख्त कर देंगे, जिसकी वजह से पिछले जो 4 साल पहले इंतखाबात हुए थे उस डिबेट के दौरान हमें ये नज़र आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हारते हुए दिखाई दे रहे थे और हिलरी क्लिंटन के जीतने के बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात थे। बहरहाल वो एक 4 साल पुरानी बात थी, एक पुराना मैनिफेस्टो था, और इस दफ़ा जो हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट मैनिफेस्टो पे जो काम हो रहा है, जो ट्रंप साहब बातें कर रहे हैं, और कल की डिबेट में जो बड़ी हॉटिक और बड़ी कियोटिक उन्होंने तकरीर की जो बाइडेन ने भी और ट्रंप साहब ने, और बहुत सारे इल्ज़ामात एक दूसरे पे इन लोगों ने लगाए। इस कियोटिक, इस हॉटिक, इस अजीब व गरीब किस्म की जो कल डिबेट हुई है, जिसमें ये दिखाई दिया है कि दोनों पार्टीज़ आम आदमी को कुछ सेटिस्फाई करते हुए दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से आज इसका नेगेटिव रिफ्लेक्शन हम अमेरिका की स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। और अमेरिका के तीनों स्टॉक इंडिसेस S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक तकरीबन नियरली 1% माइनस में है, डाउन है, गिरे हुए हैं, रेड टेरिटरी में। जैसा कि कल भी मैंने सारा दिन आपसे यही कहा था कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं
चाहे FOMC की मीटिंग हो या कोई टेस्टिमनी हो या डिबेट हो, इस हवाले से जितनी भी एक हाई प्रोफाइल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट मार्केट पर पड़ता है। और यही सूरत हाल आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो कि यूरोपियन मार्केटें भी खुल चुकी हैं, मार्केटें मिक्स हैं, लेकिन नेगेटिव टेरिटरी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसमें हम चाइना की मार्केट भी अर्ली मॉर्निंग हम देख रहे हैं कि चाइना की भी जो एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आई हैं, वो भी नेगेटिव आई हैं। इस डिबेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कल पहली ये टोटल 3 डिबेट्स होंगी। अभी नेक्स्ट डिबेट का जो डेट है वो 15 अक्टूबर है, जो कि फ्लोरिडा में मुनक्किद होगा। तो अब हम ये देखेंगे आइंदा नेक्स्ट 15 डेज में क्या सूरत हाल पेश आती है, और दोनों पार्टीज यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अपने मंशूर को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं और वो किस तरीके से लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कल डिबेट के टॉपिक्स थे, उसमें ट्रंप और बाइडेन के ऊपर एक रिकॉर्डिंग दिखाई गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो कि पिछले दिनों एक RBG उनकी जज की डेथ हुई, उस हवाले से कुछ सवालात किए गए, और नए जो जज को अपॉइंट किया गया है, फीमेल जज को, उस हवाले से बातें भी हुई। कोरोना वायरस पेंडेमिक पे हुआ, इकॉनमी के बारे में बहुत सारे सवालात किए गए, जिस पे कोई खातिर खा जवाब हमें इस डिबेट में दिखाई नहीं दिया। इलेक्शन इंटेग्रिटी पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और ट्रंप साहब ने अपने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के 1984 से एक हिस्टोरियन है जो कि जो कहते हैं और वही होता है। उन्होंने ओबामा पे, बिल क्लिंटन पे और बहुत सारे, और इसके अलावा जो जॉर्ज बुश और विलियम बुश, और इसके अलावा जो ट्रंप साहब पिछली बार नॉमिनेट हुए और जीत गए, इस हवाले से उस हिस्टोरियन ने जो कहा वो हुआ। इस बार जो हिस्टोरियन जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि ट्रंप साहब हार जाएंगे, लूज कर जाएंगे, और जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी के सदर मुंतखब हो जाएंगे। इस हवाले से जब ये खबरें हमारे पास आ रही हैं, तो ट्रंप साहब अभी से अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस बार उनको इलेक्शन में बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इलेक्शन की इंटेग्रिटी पे उन्होंने एक डाउट क्रिएट कर दिया है। तो इन बातों से ये जाहिर हो रहा है कि माइट पॉसिबल कि जो बाइडेन इस बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएंगे, जो कि डेमोक्रेट पार्टी के हैं, जिससे पहले ओबामा भी डेमोक्रेट के थे, बिल क्लिंटन डेमोक्रेट के थे। इनके जीतने के कभी इम्कान दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि ट्रंप साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें शुरू हुई, और रेस एंड वायलेंस के हवाले से, जो ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से जो बातें चली थी, उस पर भी ट्रंप ने कोई खातिर खा पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी नाला दिखाई देते हैं, और ट्रंप के हारने के चांसेस की बातें और परसेंटेज, और जो वोटिंग हो रही है, जो बैलेट वोटिंग हो रही है, जो टेलीफोनिक वोटिंग हो रही है, उसके अंदर ट्रंप साहब के जीतने के इम्कान कम दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि अभी 15 डेज के बाद जो इनकी सेकंड डिबेट होगी, उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या बातें मजीद होती हैं, और दोनों जो नॉमिनी हैं प्रेसिडेंट के, वो आइंदा किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट है और जो मार्केट की मूवमेंट है वो नेगेटिव है, और स्टॉक मार्केट है थोड़ा सा डाउन साइड पे, क्योंकि इस पहली जो आउट ऑफ 3 जो डिबेट थी, उसमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन हमें दिखाई नहीं दिया। बहरहाल इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आज 30 सितंबर लास्ट डे ऑफ द सितंबर है, कल है 1 अक्टूबर। कल हमारे पास एक हफ्ते के लिए चाइनीज़ मार्केटें बंद हो जाएंगी। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर चाइना बंद रहेगा, नेशनल डे सेलिब्रेशन है, नेशनल डे हॉलीडे रहेगा। इन बेसिस पे ये जानना और ये याद रखना, जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी पूरी दुनिया के किसी भी इकोनॉमीज़ में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए छुट्टियां मुनक्किद होती हैं, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाता है, और लेस वॉल्यूम में हम ये देखते हैं कि मार्केट एक हैपोजिट मूव करती है, अप्स एंड डाउन्स मार्केट में मूव हो रही थी। बहरहाल कल दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, मेरे हिसाब से फर्स्ट इकोनॉमी भी है, चाइना की मार्केटें एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगी। अच्छा, कल हमारे पास एक थोड़ी सी एक सैड न्यूज़ थी। कुवैत के अमीर जो कि 91 ईयर्स ऑफ ओल्ड थे, शेख सबा अल अहमद साहब की डेथ हो गई। बड़े सीनियर और बड़े मंझे हुए पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन कह लीजिए, या वहाँ के जो एक डायनेस्टी चला रहे थे, शेख सबा अल अहमद, उनकी डेथ हुई। इसके लिए हमारी तरफ से कंडोलेंस है।
और बहरहाल ये एक गमनाक खबर है, क्योंकि उनकी जो हम तारीख पढ़ रहे थे, उन्होंने पूरे अरब कंट्रीज़ को एक यकजा करने के लिए और पॉलिटिकली और डायनेस्टिकली जो बेसिस पे हमने ये देखा कि उन्होंने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। बैक इन 1990 में जब कुवैत इराक वॉर के हवाले से उनकी बड़ी जो सिलसिले थे, जो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, वो बड़ी आज तक उसको सराहा जाता है। तो बहरहाल उनकी ये हलाकत, उनका इंतकाल एक अफसोसनाक खबर है। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो गोल्ड की हम बात कर लेते हैं, गोल्ड की मार्केटें जो कि बहुत अरसे से मेरा एक मौक़िफ़ जो है वो तब्दील नहीं हुआ, और मैं बहुत अरसे से आप तमाम लोगों की खिदमत में ये गोशगुजार करता चला आ रहा हूँ कि गोल्ड की कीमतों में डाउनफॉल नहीं आएगा, और इसी तरीके से अमेरिकन स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल नहीं आएगा। ना आने की, देखिए मैंने पहले भी काफ़ी आपसे जिक्र किया था कि अक्सर लोग अपने कमेंट्री में, अपने बयानात में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मुझे लग रहा है। ये लग रहा है जो है मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एतराज़ भी है, क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट जब मूव करती है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ऑयल हो, स्टॉक्स हो, तो इनके पीछे कोई एक ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, कोई एक सॉलिड न्यूज़ होती है, कोई ख़बर होती है। मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मुझे लग रहा है कि गोल्ड ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, तो उसके पीछे कोई एक सॉलिड रीज़न होने चाहिए, फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली मैंने आपसे ये कहा था कि 1920, मैंने बहुत अरसे से आपसे कहा हुआ था कि 1920 अगर टूटेगा तो मार्केट नीचे है, 1920 के ऊपर मार्केट ऊपर रहेगी, क्योंकि इसका बड़ा एक 10 साल पुराना रिकॉर्ड है 1920 का। इसी तरीके से जब 1920 टूटा तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1840 टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मार्केट ने 1850 का लो किया, और आज हम ये देख रहे हैं कि 1905 1906 का कल मार्केट ने हाई कर दिया था। इस वक्त बहरहाल मार्केट तकरीबन 1890 तक ट्रेड हो रही है। जहां तक हम बात कर रहे हैं फंडामेंटली, मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक अमेरिका या दुनिया की इकोनॉमीज अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के हवाले से कोई बयान देना शुरू नहीं करती, उस वक्त तक गोल्ड की मार्केटों में डाउनफॉल, ड्रेस्टिक डाउनफॉल नहीं आएगा। ये मार्केट में $150 की जो मूव आती है, ये सिर्फ एक हेल्थी करेक्शन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जब तक हमारे पास ये खबरें नहीं आती कि अमेरिका का या दुनिया के इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसके बाद उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें नहीं करते, उस वक्त तक सोने, चांदी और स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल नहीं आएगा। और यही सूरत हाल आज हम स्टॉक मार्केट में भी यही देख रहे हैं कि मार्केट 40-50 पॉइंट या 1% डाउन तो हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम कि ये मार्केट का हिस्सा होती है और इसमें मार्केट डाउन होती है। लेकिन अभी भी इसको भी मैं उसी से ही रिलेट करूंगा कि जब तक अमेरिका अपनी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें नहीं करेगा, उस वक्त तक स्टॉक मार्केटों में एक ड्रास्टिक डाउनफॉल नहीं आएगा। या फिर हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका और चाइना, अमेरिका और रूस, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में कोई एक जंगी कैफियत हो जाए, कोई तिजारती जंग शुरू हो जाए या सिफारती जंग शुरू हो जाए, सिफारती जो है मसले मसाइल क्रिएट हो जाए, तो तब स्टॉक मार्केटों में एक डाउनफॉल आ सकता है। अदरवाइज कोई ऐसी नेगेटिव सूरत हाल अभी बर्पा नहीं हुई भी जिस पे मैं आपसे ये कहूँगी जनाब स्टॉक गिर जाएंगे या गोल्ड की कीमतें नीचे आ जाएंगी। गोल्ड के ऊपर आने की वजह आपके सामने और भी है कि आर्मीनिया, अज़रबैजान, सऊदी अरब और यमन के अंदर जो हालात दगरगू हैं। इसी तरीके से कल बड़ी अच्छी बात थे, मिस्टर अब्दुल्ला जो कि अफगानिस्तान के नेशनल रिकॉन्सिलिएशन के चेयरमैन हैं, वो कल आए, इमरान खान साहब उन्होंने मुलाकातें की। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अफगान जो फोर्सेस हैं और जो तालिबान हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े, जंगो फसाद वहाँ पे चल रहा है। रोज़ाना 10-20 लोग मार दिए जाते हैं। इसी तरीके से हम यमन और सऊदी अरब में देख रहे हैं, सीरिया में हम देख रहे हैं, आर्मीनिया, अज़रबैजान में देख रहे हैं। तो इन जब तक ये जो खल्फशार रहेंगे उस वक्त तक गोल्ड की कीमतें नीचे नहीं आएंगी, गोल्ड की कीमतें ऊपर रहेंगी। इसी तरीके से इंडिया और चाइना में जो लद्दाख के मुकाम पर जो एक मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही है, ये भी एक नेगेटिव है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ है। और प्लस ये जो हमारे पास इंडिया में ख़ास तौर पे जो त्यौहार आते हैं, कभी होली है तो कभी दिवाली है तो कभी ईद उल फितर है, तो इस हवाले से भी चूँकि गोल्ड के हवाले से हम ये जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, और जो ज्वेलरी और जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो गोल्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। इन बेसिस पे एंड प्लस
जिस तरीके से स्टॉक मार्केटों में तेजी आ रही है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जनाब गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लाटिनम का जो इस्तेमाल है, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि कंप्यूटर, मोबाइल इंडस्ट्री और हाईटेक कंपनीज हैं, जिसमें हमारे और आपके मोबाइल और कंप्यूटर में जो लगी हुई चिप्स हैं उसके अंदर सोने और चांदी, पैलेडियम, प्लाटिनम का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होता है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि इनकी डिमांड में भी इजाफा है। जब इनकी डिमांड में इजाफा है, इनकी मांग में इजाफा है, तो हाउ कैन आई से कि गोल्ड की कीमतें, चांदी की कीमतें गिर जाएंगी? नो, इट इज, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। मार्केट में ओवरऑल जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हायर साइड पे मार्केट के अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और आप बाय करके चांस लें, सेलिंग करके चांस लेना, आई पर्सनली फील, गलत हो सकता हूं लेकिन ना लें चांस। अच्छा, इसके साथ आज कुछ खबरें हमारे पास सऊदी अरब की इकोनॉमी के हवाले से है कि 7% पिछले महीने सऊदी अरब की इकोनॉमी 7% डिक्लाइन कर रही है, उसका जीडीपी रेशो डाउन हो गया, फॉल हो गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह, जो कि काफ़ी अरसे से मैं अपने तज्जियाती मुताले में तज्जियाती जिक्र आपसे कर रहा हूँ, तबसरे कर रहा हूँ कि देखें, जब से ये अब्राहम एकॉर्ड की बात शुरू हुई है कि इसराइल को कबूल करने के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर सऊदी अरब के ऊपर है, क्योंकि मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन और मस्कत, ये तमाम ममालिक इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं और उनको उसकी इंटेग्रिटी को कबूल रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ फ़लस्तीन अवाम अभी तक उसके जबर में उसकी वजह से पिसे हुए हैं, और सिर्फ फ़लस्तीन 2 इलाकों में मुहित होकर रह गया है, जिसको हम वेस्ट बैंक और गज़ा की पट्टी के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे इलाकों पर इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है, और इवन के जो सीरिया का इलाका है गोलन हाइट्स, उस पर भी सऊदी अपना इसराइल का कब्जा है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें ये चल रही हैं कि सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा एक इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि सऊदी अरब इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट करे, अब्राहम एकॉर्ड पे दस्तखत करे, चाहे वो डायरेक्ट दस्तखत करे या इनडायरेक्ट दस्तखत करे या कंडीशनल एग्रीमेंट साइन करे कि जनाब ठीक है हम 6 महीने या साल भर के लिए इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो कंडीशंस रख दे कि जनाब फ़लस्तीन को इतने अरसे में अगर कबूल नहीं किया गया तो हम अब्राहम एकॉर्ड से विड्रॉ कर जाएंगे। तो बहुत सारी कंडीशन बेसिस पर भी सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब जब तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तेल की कीमतें हायर साइड पे नहीं जाएंगी, और इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हमारे सामने आज आया है कि सऊदी अरब, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जीडीपी रेशो 7% डिक्लाइन कर गया है, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है। इन बेसिस पे हमें ये इशारे मिल रहे हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों इमाम काबा मिस्टर अब्दुल रहमान सुदैस साहब ने भी ये कहा था कि जूडाइज्म या यहूदियों के खिलाफ आप आतिशी या कोई संगीन या नेगेटिव जो कमेंट्स हैं वो इस्तेमाल ना किए जाएं, क्योंकि ये इशारा है कि सऊदी अरब सूनर और लेटर इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट कर लेगा और अब्राहम एकॉर्ड पे दस्तखत कर देगा, और जब तक वो दस्तखत नहीं करता तेल की कीमतें डाउनफॉल रहेगी, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन इकोनॉमी सऊदी अरब की इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, ताकि उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए, ताकि इसराइल की इंटेग्रिटी को कबूल किया जाए। तो बहरहाल ये मेरी तज्जियाती तबसरा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बट आई पर्सनली फील कि ऑयल की कीमतें इसी वजह से नीचे की तरफ जा रही हैं। एक तो हमारे पास कोरोना वायरस पेंडेमिक का जो ड्रामा है वो तो आपके सामने चल ही रहा है, लेकिन अब तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो ओपन की तरफ जा रही है, रीओपन हो गया। आज पाकिस्तान में भी प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए, अमेरिका, कनाडा, इधर दूसरे तमाम ममालिक, जब कोरोना वायरस के लॉकडाउन की बातें आती हैं तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सड़कों पर लेट जाते हैं कि हमें कोरोना वायरस से मरना बेहतर है ना कि हम भूख से मर जाएं। और पाकिस्तान में भी यही है। इमरान खान साहब ने सराहा कि जनाब स्मार्ट लॉकडाउन उन्होंने किया और बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस को हैंडल किया, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे लोग कोरोना वायरस के बजाय लोग भूख से मर जाएंगे। तो ये पूरी दुनिया का मसला है और लोग यही कह रहे हैं कि अब कोरोना वायरस पे अगर लॉकडाउन और शटडाउन होगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन और शटडाउन कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है तो तेल की कीमतें तो 40 और 50 डॉलर से ऊपर चली जानी चाहिए थी। वाई नॉट ऑयल प्राइसेस आर नॉट गोइंग अपसाइड? बिकॉज के सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। सऊदी अरब जो कि OIC का भी सबसे बड़ा मेंबर है, अरब लीग का सबसे बड़ा मेंबर है, उसके ऊपर अंदर खाने में अंदर ही अंदर उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि आप इसराइल को एक्सेप्ट करें।
सूनर और लेटर या तो 3 नवंबर अमेरिका के इंतखाबात से पहले करें। तो इन बेसिस पे मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि जब तक इसराइल को कबूल नहीं किया जाएगा तेल की कीमतें ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी, और यही कुछ हो रहा है। कल हमने देखा कि ऑयल की कीमतें $38 तक आ गई थी, आज $38-39 के लगभग चल रही है। बहरहाल इसको देखें, ये जो पॉइंट था मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक पॉइंट चल रहा है, हुआवी की CFO हैं जो कि कनाडा में उनका केस चल रहा है एक्सट्रेडिशन के हवाले से। इसको क्लोजली आप वॉच कीजिएगा, क्योंकि हुआवी और एप्पल, अमेरिका का एप्पल और हुआवी चाइना का, इन दोनों के दरमियान एक जंगी, एक कोल्ड वॉर चल रहा है। इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसकी क्या इंप्लीकेशंस मार्केट पर पड़ती हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 10-15 मिनट की जो क्लिप्स होती हैं इससे आपको कुछ ना कुछ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में कहीं ना कहीं इस्तेफादा आपको ज़रूर होता होगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल जो कि उर्दू और सहल अंदाज में है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए अपने दोस्त अहबाब में। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।